अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैसेज टीवी से तज्ज़िये का जो प्रोग्राम लेकर आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ, उसका हमने फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील कर दिया है। आज ना कोई मेहमान है और ना कोई मेज़बान, दोनों मेहमान भी हैं और दोनों मेज़बान भी हैं। और मैं समीउल्लाह मलिक हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग उस्मान खालिद साहब। मामला तज्ज़िये का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के लिहाज से आज हम गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तान के उन सुलगते हुए मसाइल पे और आलमी मसाइल पे जो कि रिलेटेड होंगे हमारे पाकिस्तान के उन मसाइल के साथ। और इस वक्त आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर दो बड़े ही बर्निंग इशू चल रहे हैं। एक तो NRO पे जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर पे लग चुका है और उसके बारे में सफाई के वकील जो हैं वो भी पेश हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक मुल्की और कौमी सलामती के बारे में बहुत ही अहम मुकदमा मेमो का है, उसे आजकल बहुत पजीराई मिल रही है। और उसके बारे में जहाँ तफ्तीश हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में मुस्लिम जो पाकिस्तानी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी भी है और वो बारे में बहुत फ़िक्रमंद भी हैं कि हमारी मुल्की कौमी सलामती जो है वो आया सलाम उन लोगों के हाथ में है जो कि मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, या कि वाकई हमें कहीं जो है कहीं बहुत गहरा नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं इस मैसेज टीवी के ऊपर कई दफ़ा तशरीफ़ लाए और बहुत से इश्यूज़ पे इनकी गुफ्तगू आपने बारहा सुनी और सारी दुनिया में इसके बारे में से पजीराई भी मिली। और आज सबसे पहले NRO के बारे में आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि मुशर्रफ जबकि इस मुल्क से जा रहा था, लेकिन उस जाने से पहले उसे ये बात बहुत इक़्तिदार की ये खाई जा रही थी किस तरीके से उसका इक़्तिदार जो है मज़ीद तवालत इख्तियार कर ले। और उस NRO जो था उसके बारे में उसने तमाम उन सियासी लीडरों को जो कि बड़े मकबूल थे, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो, उसको शराकत इक़्तिदार करने के लिए ये प्रोग्राम जो था ये मंजर वजूद में आया। और आज कोंडोलीज़ा राइस की जो किताब है जो उसने लिखी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आश्कार हो गई हैं कि उस NRO के पीछे अमेरिका ख़ुद मौजूद था। अमेरिका ख़ुद ये चाहता था कि एक 10 साल का अरसा जो मुशर्रफ के ज़रिए गुजारा गया है, आज पाकिस्तान के अवाम जो है मुशर्रफ की बहुत सी ज़्यादतियों के साथ नाला भी हैं और तंग भी हैं, और वो चाहता था कि ऐसे और मॉडरेट इसके पार्टनर जो है इसको मुहैया किया जाएँ, जिसके लिए फिर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर उनकी नज़र ठहरी। और बेनज़ीर भुट्टो के लिए, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में और इनके जो शौहर नामदार जो कि आजकल पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ ज़रदारी साहब, इनके बारे में बहुत से मुकदमात चल रहे थे और ज़रूरी था कि उन मुकदमात से उनकी जान की खुलासी हो। इसलिए बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहले मुतालबा ये रखा कि इनके तमाम वो मुकदमात जो कि पाकिस्तान में करप्शन के बदतरीन मुकदमात में तस्वुर किए जाते हैं उनसे उनकी गुलू खुलासी की जाए। और दूसरी बात ये कि क्योंकि मुशर्रफी के ज़माने में एक नई अमेंडमेंट आइन में दाखिल कर दी गई थी कि कोई आदमी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, और उन्होंने कहा था इसमें भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, ताकि बेनज़ीर भुट्टो के लिए इक़्तिदार का रास्ता और भी खुला रखा जाए। इस हवाले से NRO की मज़ीद तफसीलात जो है मैं अपने ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो भी आपको मज़ीद बताएँगे कि इस NRO के बारे में मज़ीद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हलचल मची है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की शुरू से ख्वाहिश थी, जब उनको 3 साल तो इक़्तिदार बिला शिरकत गैर मिल गया तो 3 साल ख़त्म होने से पहले उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि इस इक़्तिदार को कैसे टूल लिया जाए। और ये ख्वाहिश उनकी ये थी क्योंकि वो ख़ुद जिसने कि 3 कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर उतरवाई थी और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि मैं ज़ियाउल हक नहीं हूँ, मैं मुख्तलिफ हूँ, मैं तो कुत्तों से भी प्यार करता हूँ और कुत्तों वालों से भी प्यार करता हूँ। लिहाजा उसने अपना एक इमेज बनाने की कोशिश की जो एक लिबरल किस्म का इमेज, और जो वो अखीर दम तक। और चूँकि लिबरल पार्टियाँ उस वक़्त और आज भी वो पीपल्स पार्टी लिबरल पार्टी समझी जाती थी, ANP को लिबरल समझा जाता था, MQM को लिबरल समझा जाता था, तो जिन पार्टियों को लिबरल समझता था उसको उसने कोट करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ऐसे नहीं। उसके साथ जो मिले वो थे मौका परस्त लोग, यानी चौधरी साहबान और उनके साथ वो लोग जो कि हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हैं।
लेकिन जब ये 5 साल उनके जरिए से हुकूमत कर ली, लेकिन एमक्यू भी उनके साथ थी जी, ये तीनों पार्टी उनके साथ थी, ये एएनपी भी उनके साथ थी, एमपीएम भी थी, और ये लेकिन पीपल पार्टी उनके साथ नहीं आई। पीपल पार्टी ने ऑन द कॉन्ट्ररी इत्तेहाद कर लिया मुस्लिम लीग नून के साथ, और उनके साथ उन्होंने ये मुआहदा साइन किया मिसाक जमहूरियत जी। तो मिसाक जमहूरियत साइन उनके साथ हो गया, तो लिहाजा ये एक किस्म का रास्ता बंद हो गया, और जो रास्ता उनके लिए खुला था वो चौधरियों के साथ और तमाम मौका परस्त लोगों के साथ था। लेकिन ये तमाम मौका परस्त लोग जो थे, ये एक लिहाज से इनकी पॉलिसी वही थी जो मुशर्रफ की थी, यानी ये प्रो अमेरिका प्रो इंडिया लोग थे। और पूरी की पूरी अगर 8 साल आप मुशर्रफ का दौर हुकूमत देखें तो वो प्रो इंडिया प्रो अमेरिका लोग थे जिन्होंने उसमें हुकूमत की और पॉलिसियाँ भी वैसे इस्तेमाल की। अभी ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तोड़ नहीं देना चाहता था, वो इस पॉलिसी को भी हमेशा के लिए जारी रखना चाहता था कि ये पॉलिसी भी इसी तरीके से जारी रहे। और उसका जो शुरू में ख्याल था कि ये पॉलिसी जो है वो 3 पार्टियां जिनको वो लिबरल कहता है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और एएनपी, इनके जरिए से ये काम हो सकता है। अभी ये काम जो खुद नहीं कर सका उसको उसने अमेरिका को कहा करने के लिए, और अमेरिका ने किया। जैसे ये मलिक साहब ने बताया है नाज़रीन को, कंडोलीज़ा राइस ने ये बात एडमिट की है कि इस चीज को, इस अलायंस को फैसिलिटेट अमेरिका ने किया। जी जी। ये अलायंस नेचुरल अलायंस नहीं था, ये अलायंस बनने वाला नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल पार्टी की बड़ी लंबी जद्दोजहद है मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ, लिहाजा वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन उसको तैयार करने के लिए अमेरिका और इंडिया की मुआवनत उनको हासिल करनी पड़ी। ज़्यादा अहम बात मेरे ख्याल में ये है कि एनआरओ जो है ये एक अलायंस बनाया गया उन पार्टियों का जिसको वो अपने तय वो लिबरल कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की लोगों की नज़र में वो प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया होने के बायस वो एंटी पाकिस्तान पार्टियां भी कहलाती हैं। मेरे साहब एक और बात भी है, अगर आप देखें कि एनआरओ फौरी तौर पे अमेरिका ने उसकी यानी उसको बनाने का इरादा नहीं किया, तावक्त है कि उसने उन तमाम लोगों को पहले से अपने लिटमस पेपर पर से टेस्ट नहीं कर लिया। आप ये देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी, जब वो अमेरिका में गई, अमेरिका के जो बहुत बड़े 2 थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे जो उनकी जो तकारीर हैं, दो तकरीर हैं, बहुत मशहूर तकरीर हैं, जिसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो ने बड़े वाशकाफ अल्फाज में इस बात का इयादा भी किया और इस बात की यकीन दहानी भी अमरीकियों को दिलाई कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके लिए उसके दरवाजे हम जो IAEA के लिए खोल देंगे ताकि वो आके वहाँ पे चेक करें आके, और हम आपको बताएंगे कि हम जो है आलमी सतह पे जो है यानी हमारा जो एटमी प्रोग्राम है जो किसी के लिए ख़तरा नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि आपको याद होगा कि उस ज़माने में, मुशर्रफी के ज़माने में, डॉक्टर कदीर साहब के बारे में बहुत से ऐसे मामला स्मगलिंग के चले, इनको जो एटमी राज हैं वो स्मगल किए गए हैं। और उस सिलसिले में आपको याद हो कि मुशर्रफी के ज़माने में डॉक्टर कदीर साहब को मजबूर किया गया कि वो हमारा कौमी हीरो जो है वो टेलीविज़न पे आके माफ़ी मांगे। मुझे वो बदतरीन और स्याह दिन कभी भूलता नहीं है जो कि हमारा एक कौमी हीरो जो है वो टेलीविज़न पे आके इस बात की माफ़ी मांग रहा है कि तमाम दुनिया की दुश्मनों से उसने पाकिस्तान को बचाया और उसको मजबूर किया गया। और बेनज़ीर ने उसको एक्सेस भी दे दिया कि आप जब आएंगे तो हम आलमी अदारे को डॉक्टर कदीर साहब से तहकीक के लिए वो भी हम आपको डॉक्टर कदीर साहब आपके हवाले करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया है, क्योंकि जब हम कह देते हैं प्रो इंडिया प्रो अमेरिका, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है आजकल के ज़माने में, और जब से मुशर्रफ इक़्तिदार में आया, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किसी न किसी तरीके से सबटाज करना, उसको ख़त्म करना, जी जी, और पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम करना जो कि जिनको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, इस्लामिस्ट कहते हैं, जहादिस्ट कहते हैं, ये सब लोग जो कि अफ़गानिस्तान में जहाद करते रहे हैं, और जो लोग जो कि अभी उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन में और कश्मीर में जहाद किया, इन सब के ख़िलाफ़ हो। और ये लिहाजा जब आप प्रो इंडिया और प्रो अमेरिका कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान भी हैं और एंटी जहाद भी हैं, एंटी लिबरेशन भी है। तो अगरचे अपने आप को कह रहे तो लिबरल है, लेकिन ये एंटी लिबरेशन लिबरल है। हाँ जी बिल्कुल, ये सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने।
बिल्कुल, ये एंटी लिबरेशन लिबरल हैं कि ये जहाँ पर मुसलमान गुलाम हैं वो उनके दोस्त हैं, वो ठीक हैं, और जहाँ पर मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पर मुसलमान जो है वो उनके लिए हर किस्म की सजा, हर किस्म का जुल्म जो है वो जायज़ है। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे उसी ज़माने में जब ये दोनों चीज़ें बेनज़ीर भुट्टो ने जब अमेरिका के साथ यादा कर लिया और पाकिस्तानी कौम बड़ी मुतफक्र हो गई कि ये पीपल्स पार्टी ने अचानक ये क्यों ये रास्ता अख्तियार कर लिया है, और उस ज़माने में फरहतुल्लाह बाबर जो कि आज भी जरदारी साहब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने फौरी तौर पे मीडिया पे आके यानी फौरी तौर पे ये बात कहा कि नहीं जी बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसी बात कोई ऐसी यकीनदानी नहीं कराई। लेकिन इत्तेफाक से पाकिस्तान में मीडिया बहुत आज़ाद हो चुका था उन दिनों में, तो फौरी तौर पे बेनज़ीर भुट्टो की वो दोनों तकरीरें और उन तकरीरों के ख़ास तौर पे वो हिस्से जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका को और अमेरिका के जो उनके जो सुनने वाले थे उस थिंक टैंक्स में उनको जो खिताब कर रही थी, उसमें जो बताया गया, बेनज़ीर को यकीन दहानी करा रही थी और ये कह रही थी कि मैं इस बात की पाबंद रहूँगी कि मैं आलमी अदारे को, अपने एटमी इदारे जो हमारा एटमी प्लांट है और जिसकी लेबॉर्ट्री उसके दरवाजे खोल दिए जाएँ, ये अल्फाज हैं उनके। और साथ ये भी कहा था कि हम डॉक्टर कदीर साहब की मुकम्मल तहकीक करेंगे, आलमी इदारे को भी इस बात की इजाज़त होगी कि वो भी आके उन डॉक्टर कदीर साहब से अपने सवालों जवाब कर ले। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कौम को बड़ी फिक्र हुई थी। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका ने कहा कि अब ये मोहरे जो हैं हमारे मतलब के हैं, और क्योंकि आइंदा ने अफगानिस्तान के बारे में उनकी एक पॉलिसी थी, अफगानिस्तान के बारे में जो उनकी इसमें ये मोहरे बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुशर्रफ ऑलरेडी उनका अपना एक मोहरा था और बेनज़ीर को इसलिए लाना चाहते थे कि पाकिस्तान की कौम जो है जो कोई बार बार जमहूरियत का नारा अलाप रही है, जमहूरियत का मज़ा भी दे दिया जाए उनको, मतलब है। इस हवाले से ये दो चीज़ें जो हैं ये एनआरओ की वजह तख्लीक बनी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका जो एजेंडा था उसको बड़ा अच्छा खूबसूरत नाम देते हैं, और प्रोपेगेंडा के तरीके यही होते हैं, सबवर्जन के तरीके यही होते हैं कि बदतरीन चीज़ों को खूबसूरत नाम दिया जाए। इस एजेंडे का नाम कहलाता है, इसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन। सो नॉन प्रोलिफरेशन कि पाकिस्तान जो है इसकी वजह से ये जो एटमी नॉलेज है ये नॉर्थ कोरिया में गया, ईरान में गया, लिबिया में गया, लिहाजा ये और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो डॉक्टर कदीर है। लिहाजा एक पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया गया कि ये प्रोलिफरेशन कर रहा है जी। हालांकि सबसे बड़ा दुनिया में प्रोलिफरेटर जो है वो खुद अमेरिका है, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए बदनाम किया जाए। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया, और जब उसके ऊपर पाबंदियां लग गई डिस्पाइट इस बात के कि पाकिस्तान ने कहा कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन ना करने की वजह से इस ट्रीटी के पाबंद नहीं है, उसके बावजूद पाबंदियां लगी, इंडिया पर पाबंदियां नहीं लगी। जी जी बिल्कुल। तो फिर उस वक्त पाकिस्तान में लोगों ने, उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो फौजी हुक्मरान थे, उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है अगर हमारे ऊपर ये पाबंदियां लगाते हैं तो हम ये जो नॉलेज है कि और लोगों को भी देंगे। ये एक तरीका था जो कि अमेरिकनों का तरीका है। अमेरिकन जो है जब वो किससे नाराज होते हैं तो या तो उसके पैसे खींचते हैं जी जी जी, या उसके लिए सिक्योरिटी का खतरा पैदा करते हैं। अभी पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से यानी दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी का यानी एक उनको वार्निंग दी। आपको ये पता है कि असल में ना लिबिया के साथ, ना ईरान के साथ, ना नॉर्थ कोरिया के साथ कोई ऐसी चीज शेयर हुई जिसकी वजह से कि उनका प्रोग्राम जो था उनको कोई ऐसी मदद मिली हो कि वो एटम बम बनाने के काबिल हो गए, और जो कि हमारी मदद के बगैर नहीं हो सकते थे। वो उनको भी पता, हमको भी पता है सही। लेकिन के बावजूद प्रोपेगेंडा ये किया गया कि ये प्रोलिफरेशन हो रही है और प्रोलिफरेशन पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा, पाकिस्तान का भी मकसद था, और पाकिस्तान का मकसद ये था, ये बहुत कम लोगों को समझ आए कि अगर आप हमेशा हमें जोर देते हैं कि आप दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, तो दुनिया में और भी मुल्क हैं जो खतरा पैदा हो सकते हैं, और पाकिस्तान और आज तक, और उनको ये बात, इस बात का बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है कि अभी दो चीजें उनके लिए खतरा हैं। एक है कि एटम बम जो है, ये नॉलेज, ये जिन जो है ये बोतल से बाहर निकल चुका है जी जी। अब ये जिन, अभी हम कहते रहते हैं पाकिस्तान के पास है, फलाने के पास है, फलाने के पास नहीं है। नो, ये जिन जो है सारी दुनिया में मौजूद है। ये आप किसी वेबसाइट पर भी चले जाएं तो वेबसाइटों में आपको एटम बम बनाने का तरीका जो है मौजूद है जी सही है। लिहाजा ये जिन तो बोतल से निकल चुका है जी जी। तो दूसरा है कि ये जिसको हम जहाद कहते हैं, इससे ये बहुत ज्यादा खौफ है, और इसको भी यानी पाकिस्तान ने इसको एक किस्म का इनडायरेक्टली सपोर्ट करके, और इस जहाद की वजह से अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त हुई, उसका फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका को हुआ। लेकिन उसके बाद
उनको ये अंदाजा हुआ कि ये हथियार इस्तेमाल तो किसी और ने किया है, फतह हमारी हुई है, सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन इस्तेमाल तो किसी और ने किया है और कर भी वही सकता है। यानी जो अजीब बात है कि ये एक जो रिच और पावरफुल कंट्रीज हैं वो हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते जो मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में, इराक में, फलस्तीन में, कश्मीर में इस्तेमाल किया। लिहाजा ये जो दो चीजें हैं जो उनको खड़क रही हैं, जो उनको तकलीफ दे रही हैं। जी साहब, एक और अब हमने इस पर काफ़ी उसमें वक्त ले लिया, इसमें वजह तस्मीर तो हमने बता दी, मैंने भी, आपने भी उसमें अच्छी तरह उसमें बता दिया। अब मसला ये है कि जब NRO बन गया तो लेकिन ये है कि मसला सबसे बड़ा ये था कि बेनज़ीर और इनकी पार्टी को पाकिस्तान में कैसे दाखिल किया जाए, जबकि अदालतों में इनके खिलाफ करप्शन के केसेस जो हैं चल भी रहे थे और कुछ शर्त भी हो चुके थे। अब मामला ये था कि वो जो मामला जो जिसमें हमने बात की है वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका का तो बड़ा प्रॉस्पर वो था कि किस तरीके से इनको इसमें दाखिल किया जाए, वो तो कर दिया। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान के मुकदमात से खुलासी होती तो ये आती, उसके लिए फिर उन्होंने वो एक बकाया तौर पर वो NRO जो एक स्याह कानून था, एक ऑर्डिनेंस बनाया गया और उस ऑर्डिनेंस मुशर्रफ से उससे जारी करवाया गया। और उसके बाद कहा कि जितने भी, सिर्फ उन्होंने कहा कि खाली अगर बेनज़ीर के करप्शन के मुकदमात को अगर हम माफ़ करेंगे तो फिर शोर मच जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जितने भी और केसेस थे करप्शन के तहत और दूसरे भी मुजरमाना भी थे, फौजदारी भी थे, जिल भी थे, वो सारे के सारे जो हैं वो सियासत में की नज़र करके तो फिर उनको वो सारे केसेस जो है वो ख़त्म करने पड़े। उसमें एक बहुत बड़ा जो मुकदमा था वो जो साबित हो चुका था तकरीबन, वो था $60 मिलियन का, $6 करोड़ का, जो कि ज़रदारी साहब के एक अकाउंट से मिले थे। बिल्कुल ठीक। उसमें बेनज़ीर का एक नेकलेस का मामला भी था, दूसरे बेशुमार अकाउंट्स थे और दूसरी और भी बहुत सी करप्शन की चीज़ें थी। लेकिन ये वो मुकदमा था जिसके अंदर वो बकाया तौर पे ये साबित हो चुका था। अब ज़रदारी साहब को और बेनज़ीर साहबा को दोनों को ये साबित करना था कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ से आए हैं। नाज़रीन, अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और इस NRO की जो वजह है वो उसके वजह तस्मीर तो आपको पता चल गया और इसके खालक का भी पता चल गया। अब थोड़ी देर के बाद हम आएंगे इस NRO की मज़ीद डिटेल पे और उसके बारे में कि NRO जो है ये क्यों आज का हर किसी की ज़ुबान ज़द-ए-आम पे है। हमारे साथ रहिए, थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम फिर आपके पास हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर वक्फे के बाद आपके पास हाजिर हूँ मैं समीउल्लाह मलिक और उस्मान खालिद, और हम बात कर रहे थे NRO के बारे में कि आजकल पाकिस्तान के अंदर हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ था। मामला मुशर्रफी के ज़माने में मलिक क़य्यूम साहब जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल थे और NRO के तहत उन्होंने ऐसा किया कि बगैर किसी पूछे उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उन्होंने स्विस अदालतों को एक ख़त तहरीर कर दिया, जिस ख़त में ये लिखा कि जितने भी मुकदमात हैं पाकिस्तान वाले तय हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान जो है बतौर सरकार ये मुकदमात जो हैं वापस लेते हैं और ये केस जो है वहाँ पर बंद कर दिए जाएँ। जी वैसे स्विस हुकूमत, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत एक फरीक थी उस केसेस में, और जब पाकिस्तानी हुकूमत एक फरीक होने के ख़त लिख दे और स्विस अदालतों को ये बता दे कि हम इस मुकदमे को वापस ले रहे हैं, तो फिर स्विस अदालत के पास उस मुकदमा को चलाने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता था। लेकिन अब ये सामने चीज़ आई है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्विस हुकूमत जो थी और स्विस अदालत जो थी वो खुद अपने तय उसने बहुत सारी तहकीक की और उनके सामने बहुत सी और चीज़ें आई जो कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से उनके सामने नहीं आई थी और स्विस हुकूमत खुद इसके बारे में उसमें इंटरेस्टेड थी कि इस मुकदमात को चलाया जाए। लेकिन जब एक मजबूत फरीक जब पीछे हट जाता है तो फिर अदालत के पास ये जवाब नहीं था, इसीलिए स्विस अदालत ने अपने अटॉर्नी जनरल को ख़त लिखा कि क्या बावजूद इसके कि स्विस पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इसने ख़त लिख दिया है कि मुकदमात वापस ले लिए जाएँ, तो क्या हमारी अपनी जो तहकीकात है उसके बाद हम इस मुकदमात को जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि क्योंकि वो उस वक्त तक जो थे जरदारी साहब जो थे वो चंद दिन हुए थे वो सदर बन चुके थे, और अटॉर्नी जनरल ने कहा क्योंकि सदर को, किसी मुल्क के सदर को इंटरनेशनल लॉ के तहत भी एक इम्यूनिटी हासिल होती है, तब वक्त है कि उसका अपना मुल्क जो है दोबारा केस शुरू करे और उसके बाद स्विट्जरलैंड जो है वो भी अपने मुकदमा जो है दोबारा उसमें शुरू कर सकता है। ये बात थी ब्रिगेडियर साहब, जिसके बाद अब NRO के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप उसे दोबारा ख़त लिखें, जो ख़त पहला था वो गलत है और पाकिस्तानी हुकूमत जो है बतौर फरीक के इन मुकदमात को जारी
करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ख़त नहीं लिखा जा रहा और उस पर नज़रसानी की भी एक अपील की हुकूमत उसमें भी नाकाम होगी साबित करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि भाई NRO के बारे में मुझे क्या ये पॉइंट जो भी आपने रेज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो जिस तरीके से जिरा हो रही है इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें यह कहा जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है इसलिए ये मुकदमा जो है वो जवाब नहीं दिया, खत नहीं लिखा। खत जो मलिक अब्दुल क़य्यूम ने लिखा था वो क्या था, ये ज्यादातर लोग इसका जिक्र नहीं हो रहा। जी जी। खत ये था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि ये $60 मिलियन जो मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल हुए हैं, जो जरदारी साहब के अकाउंट में है और दो भी अकाउंट थे क्योंकि उसमें 3 फरीक थे, मिसेस नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी। इनके अकाउंट में जो पड़े हुए हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, इस पर क्लेम पाकिस्तान की हुकूमत का है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो जब मलिक साहब ने उनको जाकर ये नहीं कहा कि मुकदमा जरदारी साहब के खिलाफ विड्रॉ किया जाए, जरदारी साहब को बीच में नाम ही नहीं आता। ये इस क्लेम से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्लेम था इस $60 मिलियन का, इससे हम विड्रॉ करते हैं, हमारा इसमें कोई फर्दर इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जब हमारी सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करती है कि ये इसमें सदर जरदारी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो उस वक्त इन्वॉल्व होता है जब इसके बाद की बात होती है, जब ये ट्रेस हो जाता है कि $60 मिलियन किसके अकाउंट में गए, किसके हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई और मनी शुरू जो थी वो कहां से आई, कहां से गई। लिहाजा ये जो डिफेंस पेश किया जा रहा है कि चूंकि उनके ये सदर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना स्विस कोर्ट में ना पाकिस्तान की कोर्ट में, इसलिए वजीर आजम ने उस खत का जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल फजूल बहस है। सिंपल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है उस खत को विड्रॉ किया जाए। वो खत जो कि अनऑथराइज्ड था और जिसकी अबारत जो थी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उस खत को हर हालत में विड्रॉ होना है। जी जी। लिहाजा उसको विड्रॉ करने के लिए खत लिखना जो है वो नहायत लाजम है। ये पाकिस्तान की स्टेट की रिक्वायरमेंट भी है, पाकिस्तान के लोगों की आवाम की रिक्वायरमेंट भी है और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की रिक्वायरमेंट भी है कि वो खत लिखा जाए। और उस खत की अहमियत यह है, अभी उसके खत लिखने के बाद जो होता है वो होगा, लेकिन खत जो है वो प्रेसिडेंट के मुतल्लिक नहीं है। तो खत जो है वो $60 मिलियन के मुतल्लिक है। ये बात जो है ये बड़ी ज़हन नशीन, इसलिए ये डिफेंस, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता ना स्विस अदालत में, पाकिस्तानी अदालत में, इसलिए उसको इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए खत नहीं लिखा जा सकता। ये बिल्कुल फजूल है और ये आगे हक बजाने में होगा कोर्ट ये इंसिस्ट करने के कि आपको ये पता है कि आपने क्या खत लिखा है, आपको ये पता है कि आप इस खत को विड्रॉ होना चाहिए और उसके बावजूद आपने इसको विड्रॉ नहीं किया, लिहाजा आपने हुक्मदूली की है, लिहाजा आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम अदालत आलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो इसको कंटेम्प्ट समझे और ये बहाना जो कि अभी इस वक्त पेश किया जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, उनको इस्तिस्ना हासिल है, ये बहाना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लिहाजा हमें एज एनालिस्ट, एज एंकर पर्सन, एज पीपल हु डिस्कस इट, हमको ये बात कॉन्स्टेंटली कहनी चाहिए कि इस केस में प्रेसिडेंट जरदारी इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ मामला है कि जो खत जो मलिक अब्दुल क़य्यूम ने लिखा था वो अनऑथराइज्ड था और उसकी कंटेंट्स अगेंस्ट स्टेट थी, लिहाजा खत को विड्रॉ होना चाहिए और खत को हालात में विड्रॉ होना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि आपने सब ने देखा होगा कि जब ये खत लिखा गया और जरदारी साहब जब मनसबे सदारत पे जब वो फाइज हो गए तो उन्होंने अपने जो चहेते थे उनको उन्होंने सफ़ीर मुकर कर दिया मुल्कों में, और उनमें एक चहेते उनको जो वारिस शमसुल हसन जो थे, जिनकी बड़ी पुरानी वफादारियाँ पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं, और वफादारियाँ होना तो इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब वो ज़ाती मुलाजमत में वो सफारत जो है उसमें तब्दील कर दी जाए तो उसके बाद ये देखा है कि भाई कौमी मुफादात को किस तरह ज़िद पहुँचती है। आप सब ने मीडिया पे देखा होगा कि उस खत के बाद जब वो केस बंद कर दिए गए, जो $60 मिलियन का जो केस था बंद कर दिया गया और दूसरे केसेस बंद कर दिए गए, तो फिर हुकूमत ने नैब के जरिए ये ऑर्डर भेजा वहाँ पे, जो अदालत ने हमारी अपनी हुकूमत जो सरकार पाकिस्तान जो एक फरीक थी, उन्होंने जो वकील किए हुए थे उनके पास 80 के करीब ऐसे बॉक्सेस थे जिनमें इन मुकदमात के कागजात मौजूद थे। और आप सब ने मीडिया पे देखा होगा कि हमारे बरतानिया के वज़ीर आज़म,
हालांकि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सफीर भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान अगर ये काम करना होता है सरकारी तौर पे तो ये पाकिस्तान के जो स्विट्जरलैंड में सफीर थे उनसे करवाया जा सकता था, किसी और को भेजा जा सकता था, नैब से किसी आदमी को भेजा जा सकता था। लेकिन यह है कि पाकिस्तान से एक नैब का बड़ा आला अफसर वहाँ पर तशरीफ़ लाए बरतानिया में, बरतानिया के एम्बेसडर वाई शमस हसन साहब खुद उसके साथ गए, और वो सारी दुनिया ने मीडिया पे देखा कि वाई शमस हसन और नैब के एक आला अफसर जो हैं एक गाड़ी के अंदर वो 80 बॉक्सेस जो हैं वकील के दफ्तर से वो ला रहे हैं, और वकील के दफ्तर सारे जितने भी कागजात थे वो उनकी अपनी तहवील में है। अब क्वेश्चन ये है, कौम ये पूछना चाहती है कि वो सारा रिकॉर्ड जिनके ऊपर अरबों रुपए उनकी तहकीक में खर्च हुए सरकार के, वो कागजात कहाँ हैं, और अगर मौजूद हैं तो क्या उसमें कोई जो जरूरी कागजात जो थे तहकीक के बाद क्या उनको तो खुद नहीं कर लिया गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है ब्रिगेडियर साहब के क्या वो जो $60 मिलियन मौजूद थे क्या वो भी अकाउंट में इस वक्त मौजूद हैं या नहीं है, या उसके बाद निकाल लिए गए हैं। लाजमी बात है कि इन्होंने ये तो पाबंदी नहीं लगाई थी स्विट्जरलैंड के भी जब तक मुकदमा हम इसे वापस नहीं करेंगे ना, वो जब्त किए गए थे। उसके बाद जब मुकदमे खत्म कर दिए जाते हैं तो अकाउंट होल्डर का एक हक होता है कि अपनी रकम को उसमें निकाल ले या कहीं और ले जाए कहीं। अब मसला दो चीज़ें हैं, लेकिन पहली बात यह है कि जो खत लिखने की जो आप फरमा रहे हैं बात बिल्कुल यही सही है। कोई खत इसलिए लिखा गया है कि सरकार की तरफ से खत लिखा गया है, कोई $60 मिलियन के बारे में लिखा गया है, जो कि साबित हो चुका था कि वो करप्शन के पैसे वहाँ पे मौजूद हैं, लूटी हुई रकम जो है वापस आनी चाहिए। और हमारी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे आप देखिए अदालती कार्रवाई आपके सामने है, अदालत ने बड़े तहम्मुल का इजहार किया, लार्जर बेंच भी बैठे, छोटे बेंच भी बैठे, सब ने बारी बारी हर नुक्ते पे बात की, और हमारी हुकूमत ने काफ़ी दफ़ा आप लेट करने के जो तरीके थे, जितने टैक्टिक्स थे वो इस्तेमाल किए। कई दफ़ा आप देखिए कई नैब के चेयरमैन तब्दील किए गए, कई प्रोसिक्यूटर जनरल चेंज किए गए, अटॉर्नी जनरल तब्दील किए गए, महज इसलिए कि एक आदमी की करप्शन को बचाने के लिए मुल्क की दौलत के खजाने के जो थे उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। और इसको बचाने के लिए, ज़रदारी से बचाने के लिए, इस एनआरओ का केस ख़त्म करने के लिए इस मामले में सारी जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए। और इसके साथ ये देखिए आप, एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखिए कि अभी इस यानी स्विट्जरलैंड की अदालत का भी एक प्रोसेस है। पता ये चला है कि मार्च तक अगर ये यानी मुकदमा जो है दोबारा अगर असर नौ जिंदा नहीं किए जाते फिर मुकदमे जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिए, स्विट्जरलैंड की हुकूमत जो है वो कानूनी तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी तकलीफदेह बात है, और सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जितने भी लोग हैं इस बात में बड़े परेशान हैं कि अगर इन दिनों में खत ना लिखा गया तो फिर क्या होगा। अब आप ये देखिए कि उस कंडेम्ड ऑफ कोर्ट को एक और केस में तब्दील कर दिया गया कि सदर को इस्तिस्ना है या नहीं है। ये है बात जिसमें आप यानी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय दें। ये स्विस अदालतों का जो प्रोसीजर है वो यहाँ से अदालतों से मुख्तलिफ है। वो अदालत जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, प्रोसिक्यूट नहीं कर रही थी। प्रोसिक्यूट करने का मामला बाद में आता, वो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये जो 50 या 100 जितने भी बक्से निकाले गए हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में मामला जो था वो $60 मिलियन तक नहीं था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जब बातचीत शुरू हुई तो उसमें बेशुमार चेहरे भी नजर आए और बेशुमार पैसे भी उन्होंने फाइंड आउट किए। और ये किस हिसाब से अभी ये बहुत बड़ा क्राइम कमिट हुआ है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि ये तमाम एविडेंस, इसको होते हैं परवर्जन ऑफ द कोर्स ऑफ जस्टिस। जी जी जी, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आपने एक आला ओहदेदार होते हुए, यानी या खा वो नैब का बंदा था, खा वो वाजिद शम्स हसन थे, या जिन्होंने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया, या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बल्कजून थे, ये सब जो हैं इन्होंने बहुत बड़ा एक क्राइम कमिट किया है कि एक अदालती इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड को ज़ाया किया और या खुद बुद किया या इधर कर दिया। अभी हमें उम्मीद है कि जब ये किस्सा उनके सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो खत कोई लिखने तक इस बात खत्म नहीं होगी। जी जी, मामला जो है आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये 60, 70, 80 जितने भी बक्से थे ये कहाँ गए, उनमें क्या लिखा था, और इन लोगों ने इस परवर्जन ऑफ कोर्स ऑफ जस्टिस क्यों की। और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, ये अभी इसमें ये चूंकि पूरी स्टेट इन्वॉल्व है, ज़रदारी साहब भी, जी जी, उनका एम्बेसडर भी, और उनके जाती हुक्म पर ये हुआ। इसका मतलब है कि स्टेट को बाईपास किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू ये काम नहीं हुआ, किसी और मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं हुआ, ये हुआ डायरेक्टली बिटवीन वाजिद शम्स हसन एंड मिस्टर असद ज़रदारी। अभी ये कौन सा तरीका है, ये ऐसे स्टेट्स काम किया करती हैं। तो लिहाजा अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से हम ये वक़्फ़ करते हैं कि जब उसको इन्वेस्टिगेट करें तो इसको इस चीज़ में भी देखें कि ये बक्से कहाँ गए और इसमें क्या था और इसके लिए क्या किया जाए।
नाज़रीन, अब ये देखिए, अब ये चीज़ें सब खुल के सामने आ रही हैं कि वाकई मामले बड़े ही हसास हैं और इस बात की हमें बाकायदा तौर पे अपनी अदालत से उज़्मा से भी ये दरख्वास्त करनी होगी और यकीनन उनकी इन तमाम बातें जो हमने की हैं इन पे उनकी खासी निगाह होगी। हमारे जो आला अदलिया के जज हजरात हैं, यकीनी तौर पे उनकी तमाम बारीक नुक्तों पर उन पर निगाह है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि अदालत जो कि किसी मुल्क का एक आम अदारा होता है जिससे कि तमाम मुल्क को इंसाफ की उम्मीद और तवक्को होती है, अदालत ने अपने तहम्मुल का बेकमाल मुजाहरा किया। अदालत ने कभी इनके किसी मामले को, आप ये देखिए कि बार बार अदालत को खिलफत भी उठानी पड़ी, अदालत ने बार बार अपने अहकाम जारी किए। लेकिन ये है कि कोई अदालत का जज जो है वो खुद तो अदालत से उठ के जाके उस अपने नाफज तो नहीं करवा सकता, ये जिम्मेदारी तो एग्जीक्यूटिव की है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, उसका आप देखिए उल्टा एक मामला हो गया। अब होता क्या है कि आला अदालतों का जिसके लिए कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी, इन जजेस ने बड़ी मारें खाई, वकीलों ने मारें खाई, हमारे अवाम ने इसमें बड़ा इसमें सफर किया। अब आप ये देखिए कि उन अदालतों के यानी अहकाम के बड़ी तस्दीक की गई। अब बाबर अवान जो आप अंदाजा कीजिए कि जो कला जो था, जो कि आप ये वही बाबर मौसूफ वही हैं जो कि जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की शहादत के ऊपर तूफान मचा दिया था, उनकी आंसू बहाए और मिठाई जो तकसीम की भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर भी, और बहुत सी सारी ऐसी बातें आज भी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब आप ये देखिए वो कमाल है ज़माने के इनकलाबात भी अजीब तग़य्युर है कि वही बाबर अवान साहब जो है उसी भुट्टो का केस मुकदमे अदालत में लेके गए हैं जिसके फांसी पर इन्होंने खुद मिठाई तकसीम की और तकरीरें की और तो रिकॉर्ड पे आज तक चीज़ें मौजूद हैं। अब आप अंदाजिए इस बात का अंदाजा कीजिए कि वो बाबर अवान साहब जिनके ऊपर खुद अपने करप्शन के बहुत से यानी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और पंजाब बैंक के आपको पता है कि बहुत मशहूर एक फ्रॉड का बैंक था, उसके क्लाइंट से जो इनसे यानी सामने इनका नाम आया कि उन्होंने कई करोड़ रुपये उससे बतौर फीस लिए, हालांकि उसमें एक तारीख में पेश नहीं हुए। फिर एक और बहुत बड़ी बात जो कि इनकी अपनी जमात के मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार ने उसका आश्कारा की कि जब वो सिंध असम्बली में अदालतों के बारे में जब बातें हुई तो बाबर अवान साहब जो थे वो जरदारी के पास जब गए, उन्होंने कहा कि ये तो सारी सिंध असम्बली तौहीन अदालत में खत्म कर दी जाएगी और हम अपना पूरी सूबे की हुकूमत जो है हमारी दरम हो जाएगी, और ये पूरा डराया बाबर अवान ने पूरा ड्रामा करके। और सदर जरदारी साहब से ये कहा कि आपको एक बहुत बड़ा वकील चाहिए जो कि आपको इस मुसीबत से निजात दिलाए। ये मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार साहब ने ये सारी बात जो मीडिया पे आके बताई है, और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब परेशान हो गए, कहा भाई कौन सा बड़ा वकील किया जाए। उन्होंने कहा जी मैं सबसे बड़ा वकील मैं हूँ, मैं आपका ये मुकदमा लड़ूंगा वहाँ पे। और जरदारी साहब ने फौरन सिंध हुकूमत को इसका ऑर्डर कर दिया कि भाई फौरन जो है इनको वकील किया जाए। और बाबर अवान साहब ने ये क्या किया कि 52 लाख रुपया फीस ली उसकी। बिल्कुल आज भी वो सिंध के रिकॉर्ड में मौजूद, सिंध असम्बली के स्टेटी से 52 लाख रुपया फीस ली गई। अब आप ये देखिए अंधा बांटे रेडियां अपने ही घर वालों में, और बाबर अवान साहब जो कि यानी भुट्टो साहब की फांसी में जहां मिठाइयां बांट रहे थे, आज भी इस पार्टी के सबसे बड़े मोतलद भी ठहरे और इस भुट्टो साहब की फांसी को गलत भी कह रहे हैं और उनसे फीसें भी चार्ज कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ी कमाल एक ड्रामा ये किया कि वजीर कानून थे और भुट्टो के मुकदमे के लिए वज़ारत कानून को कुर्बान कर दिया, लेकिन दर पर्दा अपने 4 कनाल का घर जो इस्लामाबाद है उसके तहखाने में लॉ सेक्रेटरी जो है वहीं बैठते हैं। जब इन्हीं लोग कहते हैं वज़ीर कानून वज़ारत कानून का कलमदान दरअसल इन्हीं के पास है। मौलाना बख्श चांडिया तो वैसे ही एक डमी के तौर पर रखा गया है। अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और इसमें अब आप देखिए कि फिर वो तस्दीक कर रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं, और अदालत को मजबूरन जो है उनका लाइसेंस जो है टेम्परेरी तौर पर मनसूख करना पड़ा। यानी आप इसके ज्यादा अदालत से उस अदालत का तहम्मुल आप और क्या चाहते हैं देखना। अब ये देखिए कि अब उनके जो बहुत बड़े वकील थे, वकला तहरीक के जो बहुत बड़े लीडर थे एतजाज हासन, अब आप देखिए कि अचानक उनको अपनी पार्टी के दरदसा दिल में आया, उन्होंने भी वो पूरा अपना जो स्टांस था जो ले रखा था कि भी हाँ खत लिखना चाहिए, आज वो खत ना लिखने बिना मुझे तौहीन अदालत हुई है, अब उसके वो वकील बन गए हैं। अब आप ये देखिए कि वही लोग जो कि सूरज के मशरिक के निकलने का यकीन रखते थे, आज वो सूरज के गुरु होने का मगरब में यकीन नहीं रख रहे, वो समझे कि नहीं आप जब हम इसका भी कर लेंगे। पीपल पार्टी ने मुफाहमत के नाम के ऊपर मुनाफिकत को रूज दिया है। हाँ, ये आपने बड़ा खूबसूरत कहा। ये मुनाफिकत आप देखें शुरू से, ये बाबर अवान के नाम लें, ये कौन आदमी है जिसने भुट्टो के फांसी लगने के ऊपर मिठाइयाँ बांटी? जी, ज़ियाउल हक के ये सबसे करीबी साथी थे, और अभी आज वो किसके साथी हैं? जरदारी साहब के। यानी सबसे बड़े मुनाफिक जो है वो इस वक्त वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी है।
और जो उनको जो आपने अभी बयान भी किया है क्या क्या नहीं उनको नवाजा, कैसे कैसे नहीं नवाजा गया। तो अभी देखिए जरदारी साहब खुद, इनके वालिद साहब ANP के चेयरमैन थे जी जब इनकी शादी हुई है बेनजीर भुट्टो के साथ। आप तो बहुत खूबी जानते भी हैं, आप तो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ANP के चेयरमैन थे। और जो मिस्टर बलोच जो कि आजकल वजीर रेलवे हैं, इनको से मेरे घर से भी उन्होंने एक दफा टेलीफोन किया। तो ये उनके बड़े राती दोस्त थे। लिहाजा इस वक्त ये मुफाहमत के नाम पर सिर्फ मुनाफिकत नहीं हो रही, इस वक्त एंटी पाकिस्तान और एंटी स्टेट एक्टिविटी हो रही है। अभी इस हुकूमत ने जितने बंदों को एम्प्लॉय किया है इंपॉर्टेंट जगह पे, स्टील मिल, रेलवे, PIA, इनको और पैक्को जिसको वापडा कहा जाता है कि ज़माने में, यानी पाकिस्तान में अभी लोड शेडिंग हो रही है, सारे ये किस्से हैं। ये इनकी वजूहात, इनकी वजह जो है इनके बंदों का लगाना और इनके बंदों का। अभी रेलवे में गंदा इंजन ऑयल इस्तेमाल किया गया ताकि इंजन जो सीज हो जाए। सही। और उसको किसी को पकड़ नहीं हुई। अगर किसी को पकड़ नहीं हुई उसकी वजह यह है कि पकड़ने वाले खुद जो थे, जो पकड़ना था वो खुद इसमें इन्वॉल्व थे। PIA को का ठेका, उसके स्पेयर पार्ट्स का ठेका, वो नॉर्मली वो स्पेयर पार्ट्स से मंगवाए जाते हैं जो कि एयरक्राफ्ट सप्लाई करता है। जी। उसको ठेका दिया गया एक दुबई की कंपनी को जो जरदारी साहब की जानने वाली है। वो स्पेयर पार्ट हैं वो काम नहीं करते, वो सेकंड हैंड है या नकारा है। और नकारा होने की वजह से अभी PIA के 12 जहाज जो ग्राउंडेड हैं। और ये इसका इन बातों का ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश और आपको इल्म है, ये बात कई दफा आज कामरान खान के साथ के प्रोग्राम में कई दफा कही जा चुकी है, अखबारों में ये चीजें जिक्र है। तो कौन बर्बाद करने वाला है PIA को? मिस्टर आसिफ जरदारी हिमसेल्फ। कौन बर्बाद करने वाला है रेलवे को? मिस्टर बलोच हिमसेल्फ, वजीर रेलवे। जी। और कौन बर्बाद करने वाला है आपकी वापडा वगैरह को? नवीद कमर साहब। नवीद कमर ये सारे चहेते और खुद उनका क्लास फेलो जो उन्होंने खास चुन के लगाया है गैस को सबटाज करने के लिए, डॉक्टर आसिम हुसैन जो है वो उनके बचपन के साथी, और वो उनको लगाया गया कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बर्बाद किया जाए। यानी अगर और सब का जिम्मेदार महंगाई किस वजह से हुई? क्योंकि आपने कीमत, आटे की कीमत जो थी वो 13 रुपए से 33 रुपए पर ले आए, 3 गुना कर दी। सब चीजों की कीमत जो आटे की कीमत से डिसाइड होती है, आपने बढ़ाई है। इस तरीके से हर चीज का आप देखिए, यानी इस वक्त पाकिस्तान में जितनी चीजों को आप कंप्लेन कर रहे हैं ये इनकी पॉलिसियों, इनके एक्शन और इनके अपॉइंटेड लोगों की वजह से हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जरा वो जो आपने यानी तीनों बड़े अदारों की ज़ुबूहाली का जो आपने जिक्र किया, बल्कि मैं कहूँगा बर्बादी का जो जिक्र किया आपने। अब आप ये देखिए कि PIA को इस वक्त आज यानी कल हमारे पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने यह बयान दिया है जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है कि PIA को रोज़ाना का 7 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये बताइए कि आपने जो पीपल्स पार्टी ने आते ही 4,500 जो आदमी PIA जो उसमें निकाल दिए गए थे, वो 4,500 आदमी को आपने बताया तो बहाल कर दिया। ना सिर्फ बहाल कर दिया बल्कि उनके 11 साल के वाजबात जो कि अरबों रुपए में बन गए वो उनको दिलवाए गए। आप देखिए कि किस तरह इन्होंने अपने उसको यानी उस अदारे को बर्बाद किया जो कि पहले से तबाह बर्बाद हो रहा था। फिर दूसरी बात ये आप ये देखिए कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो चेयरमैन थे, साहब का चेयरमैन थे जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने बाकायदा दस्तावेजाती सबूतों के साथ वो मीडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चार्ज संभाला था वो भी अकाउंट्स उन्होंने दिखाया मीडिया को कि उस वक्त जो स्टील मिल थी कितने अरब रुपए की मकरूज थी, कितने उस पर कर्जे थे और डिफॉल्ट हो रही थी। लेकिन यह कि सिर्फ सही मैनेजमेंट के साथ उन्होंने ना सिर्फ वो कर्जे वापस किए बल्कि जब उन्होंने स्टील मिल को जब छोड़ा, स्टील मिल को छोड़ा इसलिए उन्होंने छोड़ा था, वो भी एक अलग से कहानी है। लेकिन जब उन्होंने छोड़ा वो कहते हैं कि मैं 13 अरब रुपए जो थे इसकी किटी में छोड़ के आया था। वही स्टील मिल जो कि आज तो स्टील मिल को ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। लेकिन क्या वजह है कि ये मामला जो था स्टील मिल के स्कैंडल का, ये इसमें नो डाउट कि शौकत अजीज के ज़माने में शुरू हुआ क्योंकि शौकत अजीज जो था वो उसको एक खुद अपने कमीशन बनाने के लिए गैर मुल्की कंपनी को बेचने के दरपया था। और बाद में पता चला कि वो जो कंपनियां जिन्होंने टेंडर सबमिट किए थे उनमें एक बहुत बड़ा जो टेंडर था जिसको देने जा रहे थे वो हिंदुस्तान का सरमाया लक्ष्मी मित्तल था जिसको ये देना चाहते थे। दरअसल इनको इस बात से वाकिफ है, इस बात से स्टील मिल की दफाई पैदावार जो है वो पाकिस्तान के दफाई जो हमारे कारखाने उसमें इस्तेमाल हो रही है।
और ये चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की स्टील मिल जो है किसी ऐसे दुश्मन के हवाले कर दी जाए कि पाकिस्तान को दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के दफा को कमज़ोर कर दिया जाए और पाकिस्तान की जितनी भी दफाई तनसीबात भी हैं और उनमें जो पाकिस्तान के हमारे जो दफाई कारखाने आजकल जो असला बना रहे हैं उनको कमज़ोर कर दिया जाए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसमें जो रेलवे का आपने जिक्र किया, रेलवे को भी इसी तरह बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के साथ बर्बाद किया गया। अब आप देखिए कि अब वो स्कैंडल सारे वापस आ रहे हैं कि रेलवे के इंजनों में जो बददानगी की गई वो सारी चीज़ें बिल्कुल पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने वापस आ रही हैं। फिर सिर्फ यहीं पे करप्शन ख़त्म नहीं हुई, हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ भी बहुत से स्कैंडल यानी उसमें मनसूब कर दिए गए हैं। और देखिए कि कभी हमने सुना था कि हज स्कैंडल होगा, हज में लोग हमारे जा रहे हैं, हज में स्कैंडल हो गया। और उसमें जो राव शकील जो था, अब ये अंदाजा कीजिए, उसने इस बात का यानी अदालत के सामने ये कहा कि हमने 99 लाख रुपए की एक गाड़ी जो थी वज़ीर आज़म के बेटे को तोहफे में दी। वज़ीर आज़म के बेटे को तोहफे में इसलिए दी गई क्योंकि हज मुलव्वस थे, मतलब है। फिर वज़ीर आज़म साहब का जो अपना एक मुशीर था जो वज़ारत इत्तलात का खुसूसी तौर पर अपने दोस्त को मुकर्रर किया था, उसने एक पार्टी से 64 करोड़ रुपया वज़ीर आज़म के नाम पे खा लिया और वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर उस आदमी पार्टी की मुलाकात करवाई गई, यानी वज़ीर आज़म हाउस में लाया गया। वो बिजली और गैस के बारे में कुछ ठेके थे जो देने थे, उस पार्टी से 60 लाख रुपए 60 करोड़ रुपए खा लिए गए। अब अदालत ने उनका वारंट जारी कर दिया, उनको फारग तो कर दिया गया, अब वो गायब हैं। और अब गिलानी साहब जो हैं जिन्होंने इस बात का वादा किया था कि 60 करोड़ रुपए वापस दिलवाए जाएंगे जो कि उनके नाम पे दिए गए थे, अब गिलानी साहब भी उस पर गुरेज कर रहे हैं, इस बात नहीं की जा रहा है। यानी एक लामतनाही सिलसिला है इस हुकूमत ने करप्शन का जो शुरू कर रखा है। नाज़रीन, अब हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। और उससे पहले मैं ये कह दूँ, ये अभी हमें, क्योंकि अभी हम इसके बाद मेमोरेट का जिक्र करेंगे जी जी कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जो मुकदमा पेश हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जी जी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। जी जी, हम सिर्फ कंटेम्प्ट कोर्ट में कन्विक्शन होगी, प्राइम मिनिस्टर जाएगा, नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट जानी चाहिए। इसमें कंटेम्प्ट इन्होंने हुकूमत उली कोर्ट की कई दफ़ा की है, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया है। लिहाजा हम चाहते ये है, अवाम पाकिस्तान के खवास, पाकिस्तान के तमाम इदारे ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इन लोगों को हटाया जाए, इससे अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाए और जल्द से जल्द इंतखाबात किए जाएं, जो कि इन्होंने खुद अपनी जो 6 ऑप्शन रखी हैं उसमें 6ठी ऑप्शन ये खुद है। जी नाज़रीन, अभी हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह अब आखिर पे ये बात ख़त्म हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऑप्शन दिए हैं इस हुकूमत को। दरअसल थोड़ा सा मुगालता यहाँ ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है उसने इन जमात पीपल्स पार्टी वालों ने हुकूमत को ये 6 नहीं दिए 6 ऑप्शन, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को 6 ऑप्शन दिए हैं कि इन तमाम हम जितनी भी तहकीक 6 ऑप्शन जो है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन लार्जर बेंच जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और उसमें पहला जो ऑप्शन जो है ना वो 6ठा ऑप्शन जो तो ये है कि कौम के पास दोबारा जाया जाए या नए इंतखाबात का भी कहा कि इनको कहा जाए कि नए इंतखाबात में जाया जाए, क्योंकि ये दानिस्ता तौर पर ये खुद भी चाहते हैं कि सियासी शहीद बन के हम जाएं ताकि पता चले कि जी हम तो हुकूमत कर रहे थे, हम बस बिल्कुल कौम की तकदीर बदलने वाले थे और हमें जो है हटा दिया गया। अभी इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस तज्ज़े प्रोग्राम के अंदर मैं हूं समीउल्लाह मलिक और मेरे साथ हैं उस्मान खालिद। हम वक्फे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे इनकी तमाम करप्शन का, लेकिन यह है कि अब एक और मामला जो है वो है मेमो का जो कि चल रहा है। मेमो स्कैंडल के बारे में, यानी आपको पता है कि बहुत ही हसास मामला है, कौमी सलामती के बारे में मसला है। मैं चाहता हूं कि ब्रिगेडियर साहब इस बात का आगाज़ करें कि इसको कि ये फौजी और हसास मामला है, पाकिस्तान के हमारे सबसे बड़ा जो अदारा है पाकिस्तान की दफा का, उसके ऊपर ये उंगलियां उठाई गई हैं, उसके बल्कि उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है। तो ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं उस मेमो, पहले थोड़ा सा उस मेमो की बता दीजिए, उस मेमो के क्या उसकी तारीख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है? मेमो में का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अमेरिका को रिक्वेस्ट की गई कि आप हमें जनरल कियानी और जनरल पाशा को रिमूव करने में मदद करें और उसकी जगह हम आपकी मर्जी के मुताबिक नई नेशनल सिक्योरिटी टीम लाएंगे जी, जो कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी नॉमिनेशन जो होंगी, आपके नॉमिनेटेड लोग लगाएंगे
और वो नॉमिनेटेड लोग जो हैं वो आपके तमाम काम करेंगे, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के मतलब भी आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लुक आफ्टर किया जाएगा, और पाकिस्तान और जो जहाद के सिलसिले में मुजाहिदीन, ये जो अफ़गानिस्तान में जहाद हो रहा है इसके सिलसिले में भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हम लुक आफ्टर करेंगे, ये हमें अभी मदद करें। अभी शुरू में तो उसमें स्मोक स्क्रीन सी डाली गई कि ये ऐसा मौका, जबकि अभी तो किस्सा हुआ था एबटाबाद अटैक का, तो एबटाबाद अटैक के बाद तो आर्मी बड़ी अनपॉपुलर थी जी। तो आर्मी अनपॉपुलर हो और उसको खुद ट्रबल में हो तो वो कैसे कूद उठा करने लगी है, क्योंकि उनका बहाना ये था कि आर्मी कूद उठा करने लगी है तो लिहाजा इसको रोका जाए और रोक के उसकी जगह नई टीम लगाई जाए। वो सच तो नहीं था, लेकिन सच था। क्या सच था? सच ये था कि उन्होंने सोचा कि ऐसे मौके पर जबकि अमेरिका भी फौज के खिलाफ है बिकॉज ओसामा बिन लादेन, और हम तो बड़े पस्से से चाह रहे हैं कि फौज को अंडर कमांड लाया जाए, ये जुडिशरी और फौज को अपने काबू के नीचे लाना, उसको उसी स्टेज पे ले आना जिस पर कि तमाम बाकी महकमे पाकिस्तान के आ चुके हैं कि उनको हर तरीके से वो बर्बाद करने के लिए उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इस गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस गवर्नमेंट को अभी तक रुकावट जो पैदा हुई है वो जुडिशरी के सिलसिले में हुई है, उनको बर्बाद नहीं कर सके, और फौज के सिलसिले में बर्बाद नहीं कर सके। इन दोनों को किसी न किसी तरीके से काबू में लाना, ये 4 साल की इनकी काविश यही रही है। जुडिशरी में जो काविश है ये नाकाम हो गई, और उसमें नाकामी में फौज ने भी हिस्सा अदा किया, ये हमें उनका पता है क्योंकि आखिरी टाइम पर हाल ही में कैनी साहब ने इतराज हसन को फोन किया, कैनी साहब ने इतराज हसन को टेलीफोन किया, और उसके बाद इनको खतरा पैदा हुआ को माय गॉड ये तो बात सीरियस हो रही है। तो फौज ने उसमें रोल अदा किया। तो फौज का भी एक और कारनामा, यानी एक उनके लिहाज से, हमारे लिहाज से कारनामा, उनके लिहाज से उनके हाल से रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। तो उन्होंने कहा फौजियों को भी शॉर्ट आउट किया जाए। लिहाजा ये एक पहले तो एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान में, जिसमें कि आसमा जहांगीर और इस किस्म के लोग लॉयर्स कम्युनिटी पैदा किए जाए, जो कि चीफ जस्टिस और जुडिशरी के खिलाफ भी बात करते हैं और फौज के खिलाफ भी बात करते हैं। किरदार कशी शुरू कर दी, और कहना शुरू किया कि ये दोनों इवल फोर्सेस है पाकिस्तान की। जुडिशरी जो है ये अननेसेसरली इंटरफियर कर रही है एग्जेक्टिव के मामलात में, यानी एग्जेक्टिव सब काम ठीक कर रही है, यानी जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं वो ठीक है, और उनकी राह में रुकावट जो है वो जुडिशरी है और वो गलत है, और उनकी राह में रुकावट जो है वो फौज है क्योंकि वो पाकिस्तान का दफा कर रही है। पाकिस्तान का दफा करना भी गलत है, पाकिस्तान के आवाम का दफा करना भी गलत है, और इनको खुली छुट्टी देना कि वो पाकिस्तान को भी बर्बाद करें और पाकिस्तान के दफा को भी बर्बाद करें, ये ठीक है। लिहाजा एक कंसर्टेड कैंपेन स्टार्ट है। इसमें बस टेलीविजन स्टेशन भी खरीदे गए हैं, पूरे चैनल जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एंकर्स बाय किए गए हैं, उनकी प्रोपेगेंडा लाइन आपको क्लियर है। इसमें जियो और एक्सप्रेस के 2 नाम लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में ज़्यादा। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो जुडिशरी और फौज के खिलाफ शुरू हुआ है, ये उसी स्कीम का हिस्सा है, और उस स्कीम का एंड पर्पस क्या है कि पाकिस्तान की फौज को भी उसी तरीके से इस किस्म की क़यादत दी जाए जैसे कि पाकिस्तान का मुजस्सर है, जो कि अमेरिका का काम करे, पाकिस्तान का काम ना करे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन मैं थोड़ी सी, अगर मैं आपको थोड़ा और जरा पीछे ले जाऊँ, अगर आप ये देखिए कि यानी 2 मई को जो एक हादसा हुआ ओसामा बिन लादेन का, जो एक इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर, आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने ये मशहूर किया गया कि ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका की फौजें जो हैं वो खामोशी से आई 2-4 हेलीकॉप्टर के जरिए, और उन्होंने ये ऑपरेशन किया एबटाबाद के अंदर और ओसामा को मार के और उसकी लाश उठा के साथ ले गए। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊँ, आप देखिए कि इरादतन वहाँ पर आप देखिए कि GHQ पे हमला हुआ। GHQ के अंदर जो उस्मान नामी आदमी जो था, जो पकड़ा गया, फौज ने उसे पकड़ा। अब वो उस्मान जो था वो मफरूर था, उसे ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि मानसरा से उसे किसने फरार करवाया। वो वज़ारत दाखिला के अंडर था, और वो फरार हुआ, और फिर उसने बकाया तौर पर GHQ पे हमला हुआ, और GHQ पे उस हमले को बकाया तौर पर टेलीविजन पे दिखाया गया कि किस तरह वो लोग जो हैं, लेकिन यह कि फौज के लोगों ने बकाया तौर पे वो जो उन्होंने हमारे फौजी यरगमार बनाए थे उनसे कामयाबी से छुड़ा के उन सबको मार दिया, और फिर उनको जो उस्मान था उसके साथ जो 2 साथी और थे उनको जिंदा गिरफ्तार कर लिया।
अब इनको सिविल हुकूमत को इस बात का बड़ा खदशा था कि उस्मान बहुत सी चीज़ें और अब सामने आएंगी। आप ये देखिए कि उसके फौरी बाद जो है आप देखिए कि नेवी पे हमला हो गया, हमारे नेवी हेडक्वार्टर में उस पे कराची के अंदर नेवल बेस पे हमला हुआ, हमारे बहुत 2 कीमती तैयारे थे वहाँ पे तबाह करवा दिए गए जो कि हमने रिसेंटली अमेरिका से खरीदे थे और जो कि पाकिस्तान का नेवी का सबसे बड़ा एक सरमाया भी था, उसे खत्म करवा दिया गया। और देखिए उसकी अब वो इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले कौन पहुंचा है? वज़ीर दाखिला रहमान मलिक। और रहमान मलिक जो है अपने ब्लैकबेरी से उसकी तस्वीरें खींच के आम मीडिया को भी दिखा रहा है, यानी बिल्कुल तफ्तीश को जो है अलग से मोड़ दिया गया। पहले बरूनी फौज को बदनाम किया गया कि ये तो अपने इनके हेडक्वार्टर पर हमले में चुके गए, तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। फिर नेवी को भी आप देखिए उन्होंने लपेट लिया, नेवी का भी इतना बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरा 2 मई को जो हादसा हुआ उसामा बिन लादेन वाला, अब आप ये देखिए कि एयरफोर्स को ब्लेम करने के लिए कि हमारी एयरफोर्स सोई हुई थी, उसे पता ही नहीं था और इतना बड़ा हादसा हो गया और ट्रक ले गए। अब मामला यहाँ से जब शुरू होता है, यहाँ से जो यू टर्न आता है कि हमारी पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस को ब्लेम किया गया कि ये हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ है, और शोर मच गया कि जी हमारा जो है 60 से 70% बजट का तो ये खा जाते हैं, ये करते क्या है फलां, जैसे अदलिया की किरदार कुशी की गई, इस तरह हमारी फोर्सेस की किरदार कुशी की गई और ये चाहते थे कि फोर्सेस को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए। और आप पता है कि इसके पीछे कौन से 2 बड़े 3 ममालिक हैं, एक ट्राइका जो है काम कर रही है, इसमें हिंदुस्तान है, इसराइल है, अमेरिका है, वो तीनों कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में आप देखिए कि पाशा ISI ने खुद अपनी ये तहकीक शुरू कर दी, क्योंकि जो एबटाबाद का जो घर दिखाया गया वो बिल्कुल हमारे काकूल के साथ दिखाया गया, उसे यानी इस तरह खूबसूरती ये ड्रामा तैयार किया गया ताकि पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर चला जाए कि उन्होंने खुद इसे इस्तेमाल दिया हुआ था। अब हमारे जो ISI के जो जनरल पाशा साहब हैं, मैं आज अब पहली दफ़ा SMS से भी इस बात का इंकशाफ कर रहा हूँ, बातें आ चुकी हैं सामने कि जब तहकीक हुई तो बकाया तौर पर ठोस सबूत और ठोस शवाहद इस बात के मिले, वहाँ असामा था ही नहीं, असामा था ही नहीं वहाँ पे ये ड्रामा बकाया तौर पर, यानी जो ड्रामा किया गया। फिर दूसरी बात ये है कि कुछ और चीज़ें भी सामने आ गई। अब आप ये देखिए जो उधर वो हादसा होता है वो सर करते हैं हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क का जो सदर जो है वो मुल्क की इतनी बड़ी वायलेशन होगी हमारी खुद मुख्तारी की, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। ज़राए साहब जो है अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट में जो उसमें मज़मून लिख रहे हैं और अमेरिका की बड़ी मदद सराई कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बड़ी मदद सराई कर रहे हैं, गोया यानी कि एक तरह वो फौज हमारी फौज की सुबकी हो रही है और दूसरा वो अमेरिका के इस कदम की कर रहे हैं। कल ईरान के इंतहाई बहुत बड़े आला अफसर ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि असामा को मरे हुए काफ़ी बीमारी के साथ वो हलाक हो गया था और इसके बहुत मजबूत सबूत हमारे पास, शवाहद हमारे पास मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है बिल्कुल, जिसमें ईरान के मतलब बहुत बड़े आला अफसर ने इस बात कहा कि हमारे पास ठोस शवाहद मौजूद हैं। अगर अमेरिका अपना सच्चा है तो फिर उसने उसकी लाश आज तक क्यों नहीं दिखाई, ये क्यों ऐलान कर दिया गया, समुद्र बंद कर दिया गया। लेकिन यह है कि ISI की तहकीक के बाद जब ये पता चला अमेरिका के बड़े आला अदारों को और खासतौर पर नेटो के एलाइज को पता चला कि ये तो ड्रामा किया इन्होंने अमेरिका ने बहुत बड़ा, तो फिर बहुत से इनके आपस में भी इख्तलाफात पैदा हो गए और उसके बाद अमेरिका ने यह फैसला कर लिया कि अब हमें इस आर्मी पर कोई यकीन नहीं रहा, अब हमें इनको रिमूव करना है, इनको भेजना है। इसके साथ ही उन्होंने एक और काम भी उन्होंने किया कि उन्होंने हकानी नेटवर्क को जो है बहुत ज़्यादा उछालना शुरू कर दिया कि हकानी नेटवर्क जो है ना वो हमारे अमेरिका की फौजों के खिलाफ काम कर रहा है और सारा उसका नेटवर्क जो है ISI चला रही है और वज़ीरिस्तान में है ये, उनको बकायदा पाकिस्तानी फौज को ब्लेम किया गया, उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए और मजबूर किया गया कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर एक ऑपरेशन करे, जबकि पाकिस्तान की आर्मी ने 2 मई के बाद तमाम हर किस्म के जो ऑपरेशन थे वो बंद कर दिए, ताउन बंद कर दिया कि आपने ये सारा किया। ये है सबसे बड़ा मामला और इस मामले को फौज को जब दोबारा ये कामयाब हो गई अपना इमेज बनाने में, जब फौज जो थी पार्लियामेंट में आ गई, पार्लियामेंट में बहुत सी बातें बताई, जब पता चल गया कि ये मामला हुआ है तो फिर फौज को इन दोनों को खतरा पैदा हो गया, फौज हमारी सिविल हुकूमत को अमेरिका को खतरा पैदा हो गया। और मैं ये अपने शवाहद के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि मेमो केस पर दोबारा इसलिए लाया गया कि उसने मेमो केस इसलिए सामने लाया गया कि हर तरीके में अगर केस हारता है तो तभी अमेरिका का फायदा, अगर केस जीतता है तो तभी अमेरिका का फायदा। अब सब जानते हैं मंसूर इजाज के बारे में। अब मैं समझता हूँ कि आप इससे आगे जरा बात कीजिए, जरा बताइए कि जरा इस मेमो केस के बारे में जो 6 नुकात थे वो क्या थे इसके अंदर। तीनों जो आपने पॉइंट रेज की है, तीनों इंसिडेंट्स का मेरान बेस पर जो हमला हुआ उस पर हमला आवर जो थे उनकी शक्लें दिखाई गई और रहमान मलिक खुद दिखाई, वो फॉरेनर थे बिल्कुल, लेकिन कहा यह गया कभी लश्कर जंगवी और कभी तालिबान, वो बिल्कुल उनकी शक्लें तालिबान
तालिबान की नहीं थी। ये वो हमला वैसे था जैसे कि किसी वक्त 2 साल पहले जिसको कि पीलखाना मैसेकर या BDR मैसेकर कहलाता है, बांग्लादेश में जो हुआ, जिसमें कि एक दरबार के टाइम के ऊपर बांग्लादेश BDR का जो कमांडर और 50-60 अफसर उनको मार दिया गया, उनकी बीवियों को रेप किया गया और उनकी कब्र बना के दफन कर दिया गया। और वो जो लोगों ने वारदात की वो बाहर से आए, एम्बुलेंसों में वो अंदर दाखिल हुए, एम्बुलेंसों से बाहर निकले और वो 3 दिन के लिए उनकी गवर्नमेंट ने उनको बचाए रखा। बांग्लादेश की हुकूमत ने हुक्म दिया अपनी फौज को कि तुम 3 दिन के लिए, कि हम इनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, इनके लिए संजय से नेगोशिएट कर रहे हैं, तुम इनको निकाल लो। तो ये हमला उसी किस्म का हमला था जिसका उनका BDR के ऊपर हमला हुआ। आप इसमें मुमासलत समझते हैं बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा मुमासलत है और इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई और उसका इस एंगल से कि किसने करवाया, क्यों करवाया, ये भी क्लियर नहीं। जहां तक ये इसका तल्लक है, ये जो उस्मान का हमला चीज के ऊपर हुआ, उसमें एक ब्रिगेडियर मारा गया, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सो इट वाज एन इनसाइडर जॉब, और इनसाइडर जॉब करने वाले, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और उसको करवाने वाले जो थे वो भी रहमान मलिक इसमें फिर था जी। रहमान मलिक की अभी ये भी इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है कि उसके पास कौन सी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से ये काम करता है। तीसरी बात, जब ये बॉम्बे में हमला हुआ तो रहमान मलिक साहब ने कहा हमने करवाया, जो लश्कर तैयबा ने कराया, पता नहीं किस किस का नाम ले दिया, जो किश्ती हमने पकड़ लिया, किश्ती का वो जो जिसने उसका बेचा है इंडियन, वो भी हमने पकड़ लिया। फिर वो किश्ती जो है वो डूब गई है, और डूबी कहाँ, पाकिस्तान के समुद्र में डूब गई है, तो वो बंबई कौन पहुंचा। यानी इतनी जबरदस्त कंफ्यूजन फैलाया गया, और फैलाने वाला कौन, खुद रहमान मलिक। लेकिन आप ये देख रहे हैं हमारे वीडियो में ऐलान कर दिया कि जी जब वो जो हमारे जो DGISI है पाशा जो है, हम उसे हिंदुस्तान भेज रहे हैं। आप देखिए हिंदुस्तान के अखबारात ने, टेलीविजन ने बकाया तौर पर सुर्खियां लगाई कि मनमोहन समन्ड ISI चीफ। तो बात जो समझने की है कि ये जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, ये तहरीक तालिबान के नाम पर, कभी लश्कर जंगवी के नाम पर, कभी किसी के नाम के ऊपर, इनको करवाने वाले, इनको फैसिलिटेट करने वाले वो जो है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर बैठे हैं और वो रहमान मलिक के कंट्रोल्ड लोग हैं। लिहाजा जब तक, और रहमान मलिक को फौरन, यानी अभी प्रोविंशियल हाई कोर्ट जो है वो उसको सेंटेंस करता है, तो अभी उसको फुल प्रोसीजर होना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, उसको सदर साहब उसको माफी देते हैं, बिल्कुल, यानी उसको उस पर मुकदमा ही नहीं चल पाता। नाउ दैट मैन इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट क्रिमिनल इन पाकिस्तान टुडे, एंड येट ही इज masquerading as the interior minister responsible for the security of Pakistan। यानी हद है। तो इसलिए ये जुल्म की इंतहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, हमारी स्टेट के ऊपर, कि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो चोर, गद्दार और लोग जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर काबिज हैं, और अभी उनके रास्ते में जो 2 रुकावटें हैं, एक जुडिशरी और एक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, उनको रास्ते में हटाने के में मशगूल हैं। इसलिए ये बात बड़ी अहम है कि इस दफा ये जो कंटेम्प्ट का मामला आया है, इस कंटेम्प्ट के मामले को उसके कहते हैं टू द बिटर एंड उसको पहुंचाया जाए, हालात का को फाइंड आउट किया जाए, और इन लोगों को पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर जिस तरीके से सवार होकर बैठे हुए हैं, इनको हमारी गर्दन से उतारा जाए। तो साहब आपने सही कहा, लेकिन बात मामला फिर हम मेमो का, क्योंकि हम चल रहे हैं इस यानी वक्फे में, इस वक्फे के बाद हमने मेमो का मामला इसलिए शुरू किया था कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, कौमी सलामती के बारे में ये बात हम कर रहे हैं। बात ये है कि भाई इसमें एक और आपको पता है कि अभी 2-3 बड़े ड्रामाई मोड़ आए। अभी पहले तो ये अफवाह फैला दी गई कि मंसूर इजाज़त वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, उसने आने से इनकार कर दिया है। कई उसने फौरी तौर पे मीडिया में भी बहुत बड़े, आपको पता, बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि उसने आने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद बकाया तौर पर उसके जो वकील थे शेख हकम, जो उन्होंने कहा कि मैंने उस पर रब्ता किया है, वो आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल, यानी आप इसकी किरदारकशी कर रहे हैं, इसमें ये तमाम चीज़ें मुकदमे पर सरअंदाज होंगी इस बात में। फिर लेकिन उसके बाद ये है कि आप फिर देखिए कि फिर रहमान मलिक साहब ने बहुत सी बातें की, टीवी पे, मीडिया पे आकर बात की, जिस तरह रहमान मलिक का कहा, उन्होंने मंसूर इजाज़ को भी यानी इंटरनली इसमें थ्रेट किया। उन्होंने कहा कि मामला यह है कि लोग बहुत सारे जो है वो मंसूर इजाज़ के बारे में चाहते हैं मुकदमा दायर किया जाए, ये उन्होंने मीडिया में कहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ISI के खिलाफ बड़ा लिखा है, फौज के खिलाफ बड़ा लिखा है, और फिर अब आप ये देखें कि फिर सबसे बड़ी बात इसमें हादसा बहुत बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया ISI के चीफ और हमारे सिपह सलार कैनी साहब को कि आप अपने बयान जमा करवाएं।
अब वो बाकायदा तौर पे जो प्रोसीजर उसके मुताबिक वो बयान जमा कराते हैं। और हमारा जो कियानी साहब जो थे वो चाइना के दौरे पे थे, चाइना में थे, तो पीछे से हमारे वज़ीर आज़म साहब वो चीनी खबरसार एजेंसी को ये बयान दे रहे हैं कि इन दोनों ने जो बयान जो दिया है ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, ये तरीका का जो इख्तियार किया। लेकिन आप ये देखिए कि उन्हीं के वकील जो एतराज़ अहसन जो हैं, जो कि कंटेम्प्ट कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उन्होंने मीडिया पे आके कहा कि नहीं ये मामला जो है ये कहने का जो अपने हमारे जो वज़ीर ने ये बात गलत की है, ना ये गैर कानूनी है या ना ये गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहे वो उसको हुक्म दे के उससे बयान ले सकता है। हालांकि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका वो हवाला दे रहे हैं, इन दोनों हजरात ने वही तरीका इख्तियार किया। लेकिन आप देखिए कियानी साहब का फौरन अदम उसमें अमली में आके ये बात कहना, पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप देखिए कि हमने तो जी मिन्नत करके इन्हें एक्सटेंशन दी है। फौरन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो दिन में एक दफ़ा नहीं 3 दर्जन दफ़ा अपने बयान भी तब्दील करते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि सारा गुस्सा दूर करने के लिए उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी जो है उसे हटा दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश है डिफेंस सेक्रेटरी हटाने के लिए। उन्होंने फौरी तौर पर डिफेंस सेक्रेटरी इसलिए हटाया और फौरी तौर पर नरगिस सेठी जो थे उनको दे दिया ताकि एक और चीज़ पैदा कर दी जाए कौम के अंदर, और फौज को डराने की दरपर्दा कोशिश की गई कि आप दोनों ज़रा क्योंकि एक्सटेंशन में हैं और हम कभी भी चाहें तो आपकी एक्सटेंशन जो है ख़त्म कर सकते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आनी है इस मेमो के अंदर। और इस मेमो ने क्योंकि बड़ा एक ड्रामाई अंदाज अख्तियार हो गया है। और मज़े की बात ये देखिए कि अभी इस मेमो केस की तहकीक हो रही है, किसी को अभी इल्ज़ाम मुलज़म नहीं बनाया गया अभी तक। सिर्फ जनरल कियानी साहब ने और शुजा पाशा साहब ने ये बात सुप्रीम कोर्ट से कही है कि कोर्ट से कहा लुक टू इट, इस मामले को देखा जाए, ये मामला जो है इसकी हकीकत जानी जाए। और इसी को जाने पे अगर आप देखें कि हुकूमत इतनी सीख पा हो रही है। आज जो नई खबर है वो ये है कि हमारे शेख अकरम साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार साहब को और आर्मी चीफ को ये खत लिखा है कि मैं अपने मोवक्किल मंसूर एजाज को उतनी देर तक पाकिस्तान आने का नहीं वो कहूँगा जब तक कि आप सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ना लें। आप ये देखिए कि अभी उन्होंने वीज़ा लिया है, वज़ीर दाखिला रहमान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वज़ारत दाखिला जो है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है हम उसके जिम्मेदार हैं। आप देखिए यानी खुद ही यानी हमें चाहिए कि अब शेख अकरम साहब ने कहा कि मैं दूंगा। अब एक बड़े ड्रामाई अंदाज में जो रहमान मलिक साहब है वो एंटर हो रहे हैं इस केस में। ये बातें हम सब कहीं ये कॉमन नॉलेज में और लोगों को बड़े परेशान कर रही हैं। और सब ने परेशानी का सबसे बड़ी बात यह है कि मंसूर एजाज को पाकिस्तान का दोस्त नहीं है और ये सडनली ये ज़रदारी और हक्कानी और के ख़िलाफ़ हो के पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट किस तरीके से कर रहा है। यानी एक तरीके से यह नज़र यूँ आ रहा है जैसे कि ये इस वक्त गेम खेल रहा है पाकिस्तान फ़ौज की। जी जी। और ये परेशान करने वाली बात है क्योंकि वो लोग जो कि आसमा जहांगीर टाइप लोग जो कि फौज को पहले बदनाम करना चाह रहे थे, जो कि खुद CIA का काम करते हैं, वो अभी फौज के ऊपर ये फर्दर ये बदनामी का भी ये बनाएंगे कि ये फौज CIA के लिए काम कर रही है। ब्रिगेड साहब इत्तेफाक से हमारा वक्त खत्म हो गया है और हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैं ब्रिगेड साहब के इस बात पे अपनी आज की गुफ्तगू पे मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। और नाज़रीन आपसे दरख्वास्त होगी कि आप हमारे इस न्यू फॉर्मेट के बारे में बज़रिया ईमेल हमें ज़रूर इतला दें कि इस प्रोग्राम में क्या बेहतरी की और उम्मीद की जा सकती है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अपनी तजावीज़ और मशवरे आप ज़रूर हमें इरसाल कीजिए। इजाज़त दीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।